Good morning. Today we are going to solve one of worksheet that is chemistry worksheet. और इस वर्कशीट में हम जो बात करने वाले हैं हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री. ओके, दिस चैप्टर सेज कि आपको फॉर्म करने हैं. यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ SO2. ऑलराइट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ SO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ 100 ग्राम. ये जो यहाँ पे लिखा है ये थोड़ा गलत है, तो ये हो जाएगा Na2SO3. ऑलराइट, विद HCl, और जो रिएक्शन रहेगी वो ये रहेगी. यानी कि आप एक तरीके से समझ लें कि हमारे पास यहाँ पर रहता है Na2SO4 एग्जैक्टली नॉट, हमको 3 लेना है, कुछ मेंशन इस 3, और इसकी हमको रिएक्शन करवानी है HCl से. ठीक, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है यहाँ पर दो चीज़ें बनने वाली हैं. एक तो बनेंगे 2 टाइम NaCl, ठीक, और साथ में ये जो H है और SO3 है, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक चीज़ तो निकल कर आएगी जिसको हम बोलेंगे H2O, और साथ में निकलेगी एक गैस जिसको बोलेंगे SO2. ऑलराइट, ठीक. अब सपोज़ करो जब भी इस तरह की रिएक्शंस होती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंपल सी मैकेनिज़्म हम फॉलो करते हैं, और उन मैकेनिज़्म में जो सबसे ख़ास वाली बात है वो ये कि अगर सपोज़ करो इसका 1 मोल लिया मैंने, तो ये रिएक्ट करेगा HCl के. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले. इस रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी होता है. ठीक, ये रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ HCl से, जिससे बनेंगे 2 मोल ऑफ NaOH, और यहाँ पर बनेगा 1 मोल H2O, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 मोल SO2. ऑलराइट, अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो बना है वो 100 ग्राम से बना है. 100 ग्राम है हमारे पास किसके, N2SO3 के. तो सपोज़ करो हमको निकालने पड़ेंगे 100 ग्राम से कितने मोल बनेंगे Na2SO3 के. अब Na2SO3 का जो मोलर मास होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोलर मास ऑफ Na2SO3 कम्स आउट टू बी लाइक 2 टाइम नाइट्रोजन है तो ये 23 हो जाएगा. S का होता है 32, ऑक्सीजन है 3 टाइम, तो इसको लिख देंगे 3 × 16. एक ऑक्सीजन का मास होता है 16. ठीक, अगर हम इसको रिएक्शन कराएं तो हम पाएंगे कि ये यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 46 + 32 + 48. दैट्स मीन आपका ओवरऑल वैल्यू आ रही है यहाँ पर 80 एंड 20 80 126 126. ऑलराइट, अब ये 126 का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टू डिवाइड 100 बाई 126. ऑलराइट, तो जब आप 100 को डिवाइड करते हो 126 से, तो आपका आंसर आता है यहाँ पर 0.79 मोल्स. ऑलराइट, अब इस तरीके से आपको पता चलता है कि अगर 0.79 मोल्स हुए तो ये रिएक्ट करेंगे इसके दुगने HCl से, और इसके बाद हमारे पास NaCl बनेगा इसका 2 गुना, और 1 गुना ही हमको बनेगा यहाँ पर H2O, और 1 सिंगल टाइम मिलेगा हमको SO2, क्योंकि हमारे पास अमाउंट ही क्या है, इतनी ही है. ठीक, तो हम मानते हैं कि हमारे जो है 0.79 मोल्स हैं Na2SO4 के, वो रिएक्ट करेंगे 2 टाइम्स 0.79 मोल्स ऑफ HCl, बिकॉज इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है, 2 है, तो हमको यहाँ पे 2 यूज़ करना पड़ेगा. ये बनाएगा 2 मोल NaCl के, साथ ही ये बनाएगा, सिर्फ इसकी स्टोक्योमेट्री 1 है तो हम मान के चलेंगे कि ये बनाएगा यहाँ पर
0.79 मोल ऑफ H2O, ठीक। और यहाँ पर जब SO2 की बारी आएगी तो वो भी इसकी स्टोइकियोमेट्री भी कितनी दे रखी है, 1 ही दे रखी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 79 मोल ऑफ SO2। ऑलराइट, अब इन्होंने पूछा है कि आपको ये बताना है कि इतने जो मोल्स बनकर आए, जो भी प्रोडक्ट बनकर आएगा SO2 का, उसका मास कितना होगा। तो हम जानते हैं n का फॉर्मूला होता है n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑलराइट, तो हमको निकालना क्या है, ये इसका मास कितना होगा, क्योंकि मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, दैट इज सिंपल, गैस का होता है 32 सल्फर का, और 2 टाइम अगर हम निकालते हैं ऑक्सीजन का तो दैट इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी 32, ठीक। तो 32 प्लस 32 बिकम्स 64। ऑलराइट, और इस n की वैल्यू हमको इस इक्वेशन ने दे दी है, और वो आई है कितनी, 0.79। तो वैल्यू रखते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर क्लियरली कि भाई जो W की वैल्यू है वो हमको निकालनी है, हमने मान लिया वो x होगी, ठीक। और m की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास 64 थी, ठीक। और n की जगह पर हम क्या रख देते हैं, दूसरी वैल्यू रख देंगे, कौन सी वाली, जो हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज़ व्हाट 0.79। ऑलराइट, जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो x बराबर आएगा हमारा 0.79 इंटू 64, ठीक। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, ठीक, तो हमको आंसर मिलता है 79 इंटू 0.79 इंटू 64 गिव्स अस आंसर, यानी कि जो मास होगा वो भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा, एंड दैट विल बी 50.56 ग्राम। दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे। तो इसको सिंपली क्या किया जाता है, एक बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं, उस बैलेंस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर गोइंग थ्रू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट्स रियली मैटर। ऑलराइट, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो उस दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ऑलराइट, यहाँ पे बोला है कि कोई एक सैंपल है आपके पास CaO का, जब आपने उसकी रिएक्शन करवाई हुज मास वॉज 12 ग्राम, वॉज ट्रीटेड विद 46 ग्राम वाटर, ठीक है। तो हमारे पास बन के आता है ये, ठीक। आपको बताना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। पहली बात, जब भी आपके सामने नाम आए लिमिटिंग रिएजेंट का, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है इन केस ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलराइट, लिमिटिंग रिएजेंट्स वो होते हैं, I'll tell you over here, लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, ऑलराइट, कि कोई भी रिएक्शन हो रही हो वहाँ पर अगर कोई चीज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इन अदर हैंड अगर हम बात करें, एक रिएजेंट और होता है, वो होता है एक्सेस रिएजेंट। ऑलराइट, एक्सेस रिएजेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन जब हो, कोई भी केमिकल चेंज हो, देयर जो रिएक्शन के बाद भी बच जाए, यानी कि कुछ मटेरियल जो लेफ़्ट रह जाए, जिस भी रिएजेंट की अमाउंट लेफ़्ट रहेगी वो हमारा कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। ऑलराइट, तो जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, नॉट completely consumed, they are called the excess reagent. Alright, now move to the worksheet. हमें पता चल गया यहाँ पर साथ में इन्होंने कहा है कि भाई साथ में तुमको ये भी बताना है कि
जो भी आपने लिया है उसके अंदर आपको एक तो लिमिटिंग रिएजेंट बताना होगा और साथ में इसका मास भी बताना होगा। ऑलराइट, यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत था। ऑलराइट, हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ और हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं हम उनको रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब 10th स्टैंडर्ड में होते हो तो वहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती हो, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सपोज़ करो आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, आपने लिया है क्विक लाइम और इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो H2O से। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, बट 10th में हमने पढ़ा था इसको इन एक्सोथर्मिक, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब सपोज़ करो मैंने इसका 1 मोल लिया तो ये 1 मोल वाटर से रिएक्ट करेगा और साथ में बना लेगा 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिकॉज सबकी स्टोकियोमेट्री सेम है तो सबके नंबर भी क्या रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग लाइक, हमको बोला गया कि भी कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसके सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम है, ठीक, और जो वाटर है उसके 46 ग्राम है, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो हमको ग्राम से किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज़ द मास, मोलिकुलर मास ऑफ द CaO, ठीक, तो कार्बन का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो हमारे पास हो जाएगा 56। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर हम बात करें H2O की, तो H2O के अंदर क्या होता है कि 2 एटम है H2O के, तो और एक एटम का मास होता है हाइड्रोजन के 1 और इसका 16, तो इसका भी हो जाएगा कितना, 18। These will be divided by 6 and that is divided by 18। अगर हम इनकी दोनों की रिएक्शन करवाएं, ठीक, या पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 12 है उसको हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और वो है हमारा 56 और हमारा आंसर आता है 0.21, ठीक। और अगर हम दूसरे की बात करें तो वो है 46 और उसको डिवाइड करना है हमको 118 से, यानी कि हमारा आंसर आ जाता है 2.55। ऑलराइट, अब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब किसी भी रिएक्शन में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर एक सबसे ख़ास बात क्या आती है कि जब रिएक्शन होगी एट दैट मोमेंट जिसकी अमाउंट सबसे कम है, क्योंकि मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहते हैं। अब जिसकी अमाउंट सबसे कम है दैट विल बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा बिकॉज इट इज़ लेस इन अमाउंट एज़ कम्पेयर टू द वाटर, ठीक। तो जब ये कंज्यूम्ड होगा तो उसके बाद हमारे पास कुछ भी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बचेगा, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलराइट, ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो फिर जो एक्सिस में है, जो एक्सिस में है उसको बोल देंगे हम एक्सिस रिएजेंट। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है जनरली, वो कहते हैं रिएक्शन के बाद कितना जो एक्सिस रिएजेंट है बाकी बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। ऑलराइट, और लिखते हैं एक्सिस रिएजेंट्स की अमाउंट माइनस कर देते हैं इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट। ऑलराइट, जब हम करेंगे तो हमको पता है हमारा एक्सिस जो है वो है 2.55, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लिमिटिंग की, तो वो है 2.1, ठीक। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर 5 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा 4 आ जाएगा, 5 से 2 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3.2, यानी कि इतनी अमाउंट फिर भी लेफ़्ट रह जाएगी। कितनी मोल्स लेफ़्ट रह जाएंगे किसके,
वाटर के। ऑलराइट, अब सपोज़ करो जब लिमिटिंग रिएजेंट है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो जब रिएक्शन होगी तो सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इतने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जानते हैं कि इतने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारे पास मटेरियल बनकर आएगा, जो भी मटेरियल हमारे पास बनकर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इतने मॉलिक्यूल ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे, 2.1 मोल्स। ऑलराइट, 2.1 मोल्स। अब हमको कैलकुलेट करना है 2.1 मोल ग्राम में। ठीक, तो हम लेते हैं, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, तो हम निकालेंगे तो हमको पता है कैल्शियम का 40 होता है और 2 टाइम्स दिया है हाइड्रोजन, तो एक तो 16 होगा प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 2 टाइम्स 17 जो ब्रैकेट के अंदर दिया है, तो हो जाएगा वो 34। ठीक, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 74। ठीक, वही फॉर्मूला है हमारा कि N बराबर W/M। यहाँ पे सम टाइम स्मॉल m का यूज़ भी किया जाता है। ठीक, अब ये जो वैल्यू है वो हमको पता है, ये वैल्यू हमको पता है, हमको ये निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर N इंटू M। हम वैल्यूज़ रखेंगे तो इसकी वैल्यू जैसे है 2.21 और हमारी ये वैल्यू आई है 74। ठीक, अगर हम इनकी कैलकुलेशन करा दें तो इसका आंसर जनरली जो हमको साफ दिख रहा है यहाँ से कितना आ सकता है, तो आंसर है हमारा यहाँ पर 15.54 ग्राम्स। ऑलराइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें तो आपको इसका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, इतने ग्राम हमको क्या मिलता है, मास मिल जाता है ग्राम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउट कि आपके पास रिएक्शन है, कैलकुलेट द मास ऑफ CCl4। CCl4 का आपको मास कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑलराइट, ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम कार्बन एंड 100 ग्राम Cl2। डिटरमाइन द मास ऑफ द एक्सिस रिएजेंट, आपको ये भी बताना पड़ेगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि जो आपका एक्सिस रिएजेंट है उसका कितना मास अनरिएक्टेड रह जाएगा, आपको ये भी बताना है। ऑलराइट, हमारा काम ये है तो हमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम और हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसी हो रही है। तो रिएक्शन में कार्बन है, उससे Cl2 रिएक्शन करता है तो बन के आता है CCl4। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ऑलराइट, ये हो गया हमारा 2 टाइम्स। अब यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे 4 क्लोरीन और यहाँ पर भी 4 क्लोरीन हो जाती हैं। ऑलराइट, ठीक, अब कार्बन दिया है हमको, अगर हम कहें तो इसका अगर हम 1 मोल लेते हैं, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो इसके हम लेंगे 2 मोल। ठीक, तो इसका बनेगा फिर 1 मोल। ऑलराइट, जो इनकी स्टोकियोमेट्री है उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है 1 मोल को। ऑलराइट, अब इसके दिए इन्होंने 10 ग्राम और क्लोरीन के दिए हमको 100 ग्राम। ठीक, अब 100 ग्राम यहाँ पे 2 टाइम है, दैट्स वाई हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास इस बार 100 के कितने आ गए, 2 ग्राम आ गए। 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको ही हम प्रेफर करेंगे कि इतनी वैल्यू आगे जा रही है, स्टोकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक बार में कंज्यूम होने वाली अमाउंट, इस तरीके से मानते हैं। ठीक, अब
यहाँ पर अगर हम इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास रखें तो क्लोरीन का होता है 71, ठीक, कैसे, जैसे Cl2 है, एक Cl2 का होता है 35.5, कार्बन का हम जानते हैं कितना होता है, 12 होता है, ठीक। अगर हम इस सब को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, अगर हम कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने की बात करें तो हम पाएंगे कि कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आएंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय जब 12 होता है तो हम देखते हैं वैल्यू आती है 0.83, ठीक। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें क्लोरीन के केस में, तो जब 100 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 50, और 50 डिवाइडेड बाई 71 हो तो आ जाता है हमारा आंसर 0.04, ऑलराइट, 0.04 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, ऑलराइट, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी दैट विल बी कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट, ठीक। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये भी हो जाएगा 0.704 मोल्स। ओके, अब हमको निकालना क्या था कि भाई कितनी अमाउंट रह जाएगी अनरिएक्टेड एक्सिस रिएजेंट की। ओके, नाउ वी हैव दिस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है हमारा कि हमारा लेफ़्ट अमाउंट के लिए हम कैसे निकालते हैं, लेफ़्ट अमाउंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट विल बी, पहले लिखेंगे एक्सिस रिएजेंट माइनस कर देंगे उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट। हमको पता है कि यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 0.83, इसमें से हमको माइनस करना है किसको, 0.704 को। जब हम 0.83 से माइनस करते हैं 0.704 को तो हमारा आंसर आता है 0.126, ये हमारा आंसर आ जाता है मोल्स। अब हमको निकालनी है अमाउंट जो बची है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि W था नंबर ऑफ मोल्स इनटू वेट, मोलर वेट या मोलर मास। रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1.26 इनटू मल्टीप्लाई करा देंगे हम किससे, यहाँ पर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, क्योंकि यही कार्बन का मास था। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 12 से मल्टीप्लाई कराने पर आती है 1.512 ग्राम। इसको जनरली हम लिख सकते हैं 1.5 ग्राम। ये आता है एक्सिस वाले रिएजेंट की अमाउंट, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट, दोज ऑफ देम वी हैव स्टडीड। आई थिंक आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे, और जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, ऑलराइट। इस वर्कशीट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आसानी हो जाए इसे समझने में। लेट मी क्लियर इट, ओके। Let's take a screenshot. Alright, or the sum of the question are there also.